अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट। आज हम अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो थर्ड प्रॉपर्टी है, वैसे तो टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में लिखी हुई हैं, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो अब आपके सिलेबस में रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो इस तरह ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और इट मीन्स दैट दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एज वेल। नाउ दिस इज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। देखें, हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जस्ट लाइक आपके पास जब आप सोल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हो तो आप देखते हो कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है उससे ज़्यादा होता है सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर की डिक्रीज हो जाती है जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हो। इसी तरह आपने ये पढ़ा था कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है जितना आपके पास प्योर सॉल्वेंट का होता है उससे डिक्रीज हो जाता है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। So that difference is called the depression of freezing point. The difference that is present between the freezing point of the pure solvent and that of the solution. ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ आपकी बुक में फिगर है 10.8 जो कि ग्राफ है, उसमें शो किया हुआ है। ये ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया है। इसमें आपके सामने दो कर्व हैं, एक कर्व है ए बी सी। ये कर्व आपको शो कर रही है टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ये इसका वेपर प्रेशर है। ठीक है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ये कर्व ए बी जो है ये लिक्विड के टेम्परेचर को शो कर रही है, और बी वो पॉइंट है जहाँ पर आपके पास जो लिक्विड है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया है, वो फ्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, और फिर ये बी और सी कर्व जो है ये आपके पास सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर शो कर रही है। ए और बी आपके पास लिक्विड का जो कि प्योर सॉल्वेंट है इन दिस केस, उसके वेपर प्रेशर को शो कर रही है, और B and C is showing the vapor pressure of the solid solvent। और ये जो आपको एक शार्प सी डिक्लाइन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस टेम्परेचर के बाद जो कि फ्रीजिंग पॉइंट है ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, आपके पास एकदम से वेपर प्रेशर में डिक्रीज आता है। ठीक है, अब ये वो टेम्परेचर है बी पर, मतलब ये जो पॉइंट आ रहा है इस कर्व पर, जब आप इसे नीचे की तरफ बढ़ाते हैं तो जो टेम्परेचर आ रहा है T1 एंड दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। क्योंकि ये वो टेम्परेचर है कि जहाँ पर आपके पास सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट और उसके सॉलिड फेज के बीच में दोनों जो हैं वो एक ही टेम्परेचर पर को एग्जिस्ट करने लग गए, एंड दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, एंड दैट इज पी नॉट फॉर द प्योर सॉल्वेंट। अब जब आप सोल्यूशन बना लेते हैं तो आपको पता है कि वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है। आपने पिछले ग्राफ में भी देखा था कि जो आपके पास वेपर प्रेशर का ग्राफ सोल्यूशन का होता है वो हमेशा नीचे होता है सॉल्वेंट के ग्राफ से, क्योंकि वेपर प्रेशर इज लोअर एट एवरी टेम्परेचर फ्रॉम द ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट। सो दिस इज हैपनिंग ओवर हियर एज वेल। तो ये आपके पास डी और ई जो है ये आपके पास सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और आप देख रहे हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है वेपर प्रेशर भी आपके पास सोल्यूशन का कम होता जा रहा है, मतलब आपके पास कर्व जो है वो नीचे की तरफ डिक्लाइन हो रही है। लेकिन जिस जगह पर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के इक्वल हो रहा है, दैट इज द पॉइंट ई। अब यहाँ पर पॉइंट बी था, यहाँ पे पॉइंट ई है, और जब आप इसे नीचे की तरफ बढ़ाते हैं तो जो टेम्परेचर है T2, और आप देख रहे हो कि ये टेम्परेचर T1 से कम है। ठीक है, सो यू कैन सी इट हियर दैट देयर इज द ड्रॉप in the freezing point of the solution than that of the pure solvent। Pure solvent का जितना temperature जितना freezing point है, जो आपके पास solution है उसका freezing point जो है वो उससे कम है। अब अगर आप इसको मैथमेटिकली करोगे तो जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए फाइंड आउट किया था, आपके पास आ जाता है डेल्टा टी एफ इन दिस केस, एंड that delta TF is equal to T1 minus T2. T1 is the temperature for the solvent and T2 is the temperature, the freezing point temperature of the solution। और
T1 will obviously be greater than T2. Now first जिस तरह आपने ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखा था कि वो जो था दैट वाज directly proportional to the concentration of the solute of the solution. Same is the case for this. Delta TF is directly proportional to the molality of the solution. उसमें solute के particle की quantity क्या है. तो आप जब sign of proportionality हटाते हो तो that is equal to KFM, and Kf is again the constant known as the molar freezing point constant, या इसको cryoscopic constant भी कहा जाता है. और अगर आपके पास solution की molality 1 हो तो आप देख रहे हो कि डेल्टा TF और KF जो है दे विल बी इक्वल टू ईच अदर. और फिर चूंकि M इज फॉर मोलैलिटी एंड मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 mass of the solute into 1000 divided by molar mass of solute into mass of solution. तो आप ये वैल्यू इस इक्वेशन में लगा दो तो डेल्टा TF आपके पास इक्वल हो जाएगा KF W2000 divided by M2 W1. तो इस फॉर्मूले को जब आप रीअरेंज करते हो तो आप M2 mass of the solute निकाल सकते हो. अगर आपको अननोन solute दिया हुआ है तो आप उसका मोलर मास आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो. आपके पास अच्छा फिर है मेजरमेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. इसके लिए जो मेथड यूज होता है दैट इज नोन एज बैकमैन्स मेथड. इसकी फिगर 10.9 आपके पास बुक में बनी हुई है और यह ऑपरेटर्स भी कुछ उससे मिलता जुलता है जो आपने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए देखा था. ठीक है. पहले आपके पास यहाँ एक मेन ऑपरेटर्स है जिसमें आपके पास फ्रीजिंग मिक्सचर है जो कि आपके लिक्विड को और फिर सोल्यूशन का टेम्परेचर वो करने के लिए इस्तेमाल होगा, उसको फ्रीज करने के लिए इस्तेमाल होगा. इसको थोड़ा सा मैं नीचे बना देती हूँ. इसके बीच में एक इनर ट्यूब है जिसका साइज बड़ा है और ये एम्प्टी है यानी इसके अंदर एयर जैकेट है और इसके अंदर जो मेन इनर ट्यूब है दैट इज यूज्ड like this और इसके बीच में थर्मामीटर है, बैकमैन्स थर्मामीटर और स्टर इसमें लगा हुआ है. ठीक है. और ये ऊपर से बिल्कुल बंद है, ये यहाँ से भी बंद है, इस तरह से बना हुआ. अच्छा अब क्या है इसका प्रोसीजर क्या है. यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर डाला जाएगा. ये एम्प्टी है, इसमें एयर है और इसमें आपके पास पहले प्योर सॉल्वेंट और उसके बाद सॉल्यूशन आपके पास इसमें आएगा. ठीक है. अब इसका तरीकाकार क्या होगा. सबसे पहले तो आप इसको इस इनर ट्यूब में नोन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट डालते हैं और आप फ्रीजिंग मिक्सचर में उसको रखते हैं और आप उसका फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं थ्रू बैकमैन थर्मोमीटर. इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, आप उसे बाहर निकाल लोगे इनर ट्यूब को और उसके अंदर जो सॉल्वेंट आपने लिया हुआ है ताकि वो डीफ्रॉस्ट हो जाए. दोबारा लिक्विफाई हो जाएगा तो आपने उसमें जो सॉल्यूट डालना है उसकी नोन क्वांटिटी वो आप इसके अंदर डाल दें
उसको स्टरिंग करें ताकि वो सोल्यूशन बन जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरह, और उसको आप इसके अंदर रख दें दोबारा से फ्रीजिंग मिक्सचर के सारे ऑपरेटर्स के अंदर। तो वो दोबारा फ्रीज होना शुरू होगा, लेकिन अब की बार जो फ्रीजिंग हो रही है वो सिर्फ लिक्विड की नहीं है बल्कि सोल्यूशन की है, उसमें सोल्यूट के पार्टिकल भी मौजूद हैं। तो अब जो आपके पास टेम्परेचर आएगा वो आप फाइंड आउट कर लो। पहला टेम्परेचर आपके पास T1 था, दूसरा टेम्परेचर जो आपके पास आया वो T2 आया। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, T1 माइनस T2, दैट विल गिव यू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर जो सॉल्वेंट लिया हुआ है वो वाटर लिया हुआ है आपकी बुक की एग्जांपल में, और जो सोल्यूट लिया हुआ है वो निकोटीन लिया हुआ है जिसका वेट है 3.62 ग्राम्स। KF ऑफ वाटर इज 1.86। अब ये याद रखें कि अगेन जैसे आपने KB के बारे में पढ़ा था कि वो हर सॉल्वेंट के लिए सेम होता है अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाए, ठीक है। जो चीज़ उसकी वैल्यू को चेंज करती है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। अगर आपकी मोलैलिटी चेंज हो जाएगी तो तब उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी आपके पास। इसी तरह से KF की वैल्यू भी है। तो वाटर के लिए KF की वैल्यू जो है वो 1.86 है। मतलब आपको डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए KF और KB की वैल्यू लिटरेचर में से आसानी से मिल जाएंगी। आपको पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जब सोल्यूशन बना तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट था 0.563 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने मॉलिक्यूलर मास ऑफ निकोटीन फाइंड आउट करना है, लेकिन आप डेल्टा TF निकाल लें जो कि आ रहा है आपके पास 0.563 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब आप यहाँ पर जो आपने फॉर्मूला पिछले उसमें लिखा है वो फॉर्मूला यूज करो और उसमें ये सारी वैल्यूज डालोगे तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी, इसकी सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। अगर दोनों टॉपिक्स आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, कोलाइड्स भी नहीं है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी नहीं है, सो वी डायरेक्टली गोज टू द एक्सरसाइज। सबसे पहले MCQs हैं। अब आपके पास ये जो फर्स्ट ईयर के MCQs होते हैं वो मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। यू हैव टू सॉल्व देम, और सॉल्व आप खुद भी कर सकते हैं जब आपको ये क्वेश्चंस याद होंगी, वरना नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज व्हाट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपने रॉल्फ्स लॉ में पढ़ी, उसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा P ओवर E नॉट। आई होप यही फॉर्मूला था, लास्ट जो उसकी इक्वेशन थी, हाँ जी बिल्कुल, इज इक्वल टू x2, ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब x2 इज द मोल फ्रैक्शन, तो आपने ये फाइंड आउट करना है बेसिकली ना। तो इसके लिए आपको x2 आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी, और x2 क्या है, आप लोग पढ़ चुके हो कि दिस इज इक्वल टू N2 ओवर NT, यानी N1 प्लस N2 इसके इक्वल। तो वो आप कैलकुलेट करोगे, N1 कैलकुलेट करो, आपके पास 18 ग्राम ग्लूकोज है, तो N1 इज इक्वल टू M1 ओवर इट्स मोलर मास हो जाएगा। तो ये 18 है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज निकाल लो, 180 ग्राम होता है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.1। इसी तरह से N2 निकाल लो, M2MR, अगेन आपको जो मास दिया हुआ है वो 180 है, और आपके पास मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। तो आप x2 को कैलकुलेट करो, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 10, तो इसका आंसर जो मेरे पास आया है वो 0.009 आ रहा है, तो दैट इज नियरली इक्वल टू 0.001, सो द D ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर है 100 ग्राम ऑफ 10% वेट बाय वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड contains 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इट। तो अब आप बताओ कि इन वाटर की कितनी क्वांटिटी है, 100 ग्राम ऑफ वाटर, 110 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ वाटर और 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो वेट बाय वेट परसेंटेज सोल्यूशन क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट पर 100 grams of solution, so the D option is correct।
Which of the following weight by weight solution has the lowest freezing point? अब freezing point किस चीज पे डिपेंड करता है? आप पढ़ चुके हो कि that depends upon molality. Molality means concentration पे डिपेंड करता है. तो आपके पास ये वेट बाय वेट सोल्यूशन है 18% ग्लूकोज का. क्या मतलब है कि आपके पास 18 ग्राम्स ग्लूकोज है और 100 में से 18 को आप माइनस कर लो तो बाकी बच जाते हैं 82 ग्राम्स. तो 82 ग्राम्स वाटर है और 18 ग्राम्स ग्लूकोज है. दूसरे केस में 6% यूरिया, तो इट मीन्स के 6 ग्राम यूरिया और 94 ग्राम वाटर है. 34.2% सुक्रोज मीन 65.8 ग्राम वाटर है, क्योंकि 34.2 ग्राम जो है वो आपके पास सुक्रोज है. और 9% ऑफ ग्लूकोज मीन के 9 ग्राम ग्लूकोज और 91 ग्राम वाटर है. तो सबसे कम वाटर की क्वांटिटी जो है वो किस में 34.2% सुक्रोज में है. तो दैट इज द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन और उसके फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी सबसे ज्यादा होगा. All solution containing 1 gram of non-volatile solute will have same vapor pressure, same boiling point, same freezing point. All A of A, B, C. That is correct. यानी अगर आपके पास किसी एक ही सॉल्वेंट में डिफरेंट सोल्यूट्स डाले हों जो कि नॉन वॉलेटाइल हैं तो उनकी वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सेम होना चाहिए. फिर है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर. तो आप प्योर वाटर की मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन. तो आप नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या यहाँ पे कर लोगे, वेट क्या लोगे? तो जो आप मोलैरिटी में वेट लेते हो 1000, यानी 1 किलोग्राम लेते हो तो 1000 ग्राम हो जाता है. तो आप वो 1000 ग्राम ले लो, उसको 18 पे डिवाइड कर लो, तो आपके पास ये आंसर 55.5 आ जाएगा. दैट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द प्योर वाटर. वैसे आपकी बुक में पीछे ये लिखा भी हुआ है, मतलब कैलकुलेट अगर नहीं भी करते तो यू आर हैविंग दैट आंसर इन योर बुक. फिर सोल्यूशन ऑफ यूरिया. Molecular weight 60 is 10% weight by volume. The volume in which 1 mole of it is dissolved will be. अच्छा, 10% का मतलब है कि 10 ग्राम है जो कि 100 ml वाटर में डिजोल्व है. ठीक है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में डिजोल्व है. तो वो कहते हैं कि 1 मोल कितने वॉल्यूम में डिजोल्व होगा. तो अगर 10 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml में तो 60 ग्राम विल बी प्रेजेंट इनटू 60 ग्राम विल बी प्रेजेंट. ये आप इसको कैलकुलेट कर लो ना. 10 gram is present in 100 ml, so 60 gram will be present in 60 into 10 gram is present in 100 ml of solution. So 60 gram will be present into 60 into 100 divided by 10. तो ये 600 ml हो जाएगा. तो अब आप उसको dm क्यूब में कन्वर्ट कर लो तो द आंसर विल बी 0.6 dm क्यूब. ये आंसर आ जाएगा आपके पास. फिर है the solubility of a substance decreases with increase in temperature if heat of solution is. This is not included, आपने नहीं पढ़ा. Molarity of glucose solution when 9 gram of it is dissolved in 250 cm cube of solution. ये आप molarity का formula इस्तेमाल करो. Molarity is equal to n over volume in dm cube और n की जगह mass पर मोलर मास कर लो. ठीक है, और 250 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करोगे. फिर है sea water has about 6 ppm dissolved oxygen. What mass of dissolved oxygen is present in 1 kilogram of water? अगर सी वाटर में 6 ppm डिजॉल्व ऑक्सीजन है तो बताएं कि अगर 1 ग्राम वाटर होगा तो उसमें कितनी होगी. 1 किलोग्राम वाटर. तो आप इसमें फॉर्मूला यूज करो जो आपने ppm के लिए फॉर्मूला पढ़ा है पार्ट्स पर मिलियन के लिए, और वो फॉर्मूला क्या था? पार्ट्स पर मिलियन is equal to mass of solute
over mass of solution into 10 raised to power 6। अच्छा, अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द मैस। ये अननोन है, बाकी चीजें नोन है। 6 ppm दिया हुआ है, मैस ऑफ सोल्यूट अननोन है, मैस ऑफ सोल्यूशन जो है वो आपके पास है 1 किलोग्राम ऑफ 1 किलोग्राम मीन 1000 ग्राम्स इंटू 10 रेज टू पावर 6। तो अब यहाँ से चूंकि मैथ फाइंड आउट करना है तो 6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 6 करो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, वाटर। पहले तीन तो नहीं हो सकते, सब सॉलिड है, वाटर ही हो सकता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कोलाइड, ये नहीं है आपके कोर्स में से, नेक्स्ट भी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है डिटरमिन द मोलैलिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। 3.5% weight by weight glucose and 9.9 gram sodium nitrate dissolved in 940 grams of water। तो ये आपके पास कन्वर्जन्स जो है वो नहीं थी, तो ये क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, मैं आपको अपनी बुक से करा रही हूँ एंड दिस इज एन ओल्ड बुक, ठीक है। आई डोंट नो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये क्वेश्चन है या कुछ और क्वेश्चन है। सो चेक इट एंड टेक मी नो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बता है, व्हाट आर द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 13.3 grams of ethylene glycol in 100 grams of water। तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए डेल्टा टी एफ और डेल्टा टी बी वाला फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें आपके पास यूज होती है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मींस देखो, मैस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो दिया हुआ है 13.3 ग्राम्स, ठीक है। और ये डिजोल्व है 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो मैस ऑफ वाटर जो है वो है 100 ग्राम्स। यहाँ मैं इसे ई लिख देती हूँ इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए, और वाटर के लिए डब्ल्यू लिख देती हूँ। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 OH, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो अब मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी में आपके पास जो सॉल्वेंट होता है वो होता है 1000 ग्राम। तो ये वैल्यू अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 13.3 grams of ethylene glycol, तो 1000 grams of water should contain 13.3 into 1000 divided by 100 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो 133 grams हो गया। इसका मतलब है कि 1000 grams ऑफ वाटर में 133 ग्राम जो है वो डिजोल्व है इथाइलिन ग्लाइकोल। सो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व पर 1000 grams of the solvent। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, n इज इक्वल टू मैस जो आपने अभी कैलकुलेट किया 1000 ग्राम में 133 और इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मैस फाइंड आउट कर लो। इसका मोलर मैस आ रहा है जी मेरे पास, ये आपके पास 2 है, तो 24 प्लस 6 प्लस 32, तो ये 62 बन जाता। यहाँ से आपके पास n निकल आएगा, जो आपके पास n की वैल्यू आएगी मेरे पास ये आ रही है 2.14। It means that the 2.14 is dissolved in 1000 grams of water. This is the molality of this solution, ठीक है, यही इसकी मोलैलिटी आ गई आपके पास। सो आपके पास Kb की वैल्यू फॉर 1 मोलर सोल्यूशन जो है लिटरेचर में जो गिवन है वाटर की 1 मोलर सोल्यूशन के लिए 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है।
लेकिन अब आपके पास 1 मोलर के लिए अगर इसकी वैल्यू 0.52 है तो 2.4 मोलर के लिए कितनी होगी? 1 मोलर के लिए वैल्यू है 0.52, तो 2.4 के लिए 0.52 इंटू 2.4, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, मेरे पास आ रहा है 1.11। तो आपके पास इंक्रीज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सोल्यूशन का कितना हो जाएगा? दिस विल बी एडेड अप इन इट, दैट इज 100 प्लस 1.11 इज इक्वल टू 101.11 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस विल बी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आप फाइंड आउट कर लोगे। आप KF देख लो कि वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन अभी हमने पीछे पढ़ा है कि 1.86 होता है, ठीक है। तो वो 1 मोलर के लिए होता है। 2.4 मोलर के लिए इसी तरह से निकाल लो कि अगर 1 मोलर के लिए KF की वैल्यू 1.86 है तो 2.4 मोलर के लिए कितनी होगी? आप उसे मल्टीप्लाई करो एंड देन यू विल जो भी वैल्यू आती है, आपको पता है नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसमें से आप उसको माइनस कर दो तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। फिर मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात नहीं कर रही, 5 की बात कर रही हूँ। वो कन्वर्जन्स के क्वेश्चन हैं जो कि इंक्लूडेड नहीं है आपके उसमें। फिर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24 है जो कि न्यूमेरिकल है। 1.89 gram of an organic compound A was dissolved per 85 cm cube of water. The boiling point under 1 atmospheric pressure of this solution is increased to 100.106 degree centigrade. What is the molecular weight of A? अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपने के और के एफ जब फाइंड आउट किया तो आपने मोलर मैस के फॉर्मूलाज लिखे कि आप जो फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने ये फॉर्मूलाज इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चन को, इसको भी और क्वेश्चन नंबर 25 को भी सॉल्व करना है। आई होप कि ये आसानी से आपसे हो जाएंगे, बकर अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अपनी बुक्स में ये देख लें कि जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, अगर इनके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लें, ठीक है। तो आई विल डिस्कस देम विद यू। ओके, फर्स्ट ईयर, अल्लाह हाफिज़।